सो लॉज ऑफ प्रोडक्शन में हमने शॉर्ट रन पूरा पढ़ लिया था शायद। आज से स्टार्ट करेंगे लॉन्ग रन। चलिए, सो लॉन्ग रन इज अ पीरियड चिल्ड्रन वेयर ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। कैपिटल भी वेरिएबल है और लेबर भी। ये मत सोचिएगा कि 2 साल का टाइम लॉन्ग रन हो जाएगा। नो नो नो, एनी पीरियड ऑफ टाइम, इट कुड बी 1 सेकेंड, इट कुड बी 1 सेंचुरी, एनीथिंग, 1 डेकेड, कुछ भी हो सकता है। 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 1 डेकेड, 1 सेंचुरी, कुछ भी जहां पे आपका कैपिटल और लेबर दोनों वेरिएबल चेंज हो सके, दैट इज नोन एज लॉन्ग रन। ये घड़ी का टाइम पीरियड नहीं होता है। इनपुट्स को कैसे ऑल्टर करेंगे? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कैपिटल को 20% बढ़ाएं और लेबर को 10%। ऐसा भी कर सकते हैं लेबर को 30% बढ़ाएं, कैपिटल को 20%। ऐसा भी कर सकते हैं लेबर को 10% बढ़ाएं, कैपिटल को भी 10% बढ़ाएं। सर ऐसा नहीं कर सकते लेबर को बढ़ाएं कैपिटल घटाएं? पागल खाने में बिल्कुल कर सकते हैं हम। जब लेबर को बढ़ाएंगे और कैपिटल घट जाएगी, लेबर काम कहां से करेगा? मशीन चली गई, अब तुम ही करो पूरा काम। गॉट इट? तो पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरीज दो तरह की हैं, कैपिटल एंड लेबर में इंक्रीज इन फिक्स प्रपोर्शन, डिक्रीज इन फिक्स प्रपोर्शन। सर व्हाई डिक्रीज? भाई प्रोडक्शन कम करना है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो 40 वर्कर्स को निकाला और 5 मशीनें स्क्रैप कर दी हमने, क्योंकि वो मशीनें उन वर्कर्स के लिए थी। अब जब प्रोडक्शन करना नहीं है तो इधर वर्कर्स को लात मार के भगाया, उधर मशीनें बेच दी हमने। पीपल अंडरस्टूड और नॉट? पीपल अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? तो ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल लेबर सेम प्रोपोर्शन में बढ़े, और ऐसा भी हो सकता है कैपिटल ज्यादा बढ़े और लेबर कम, लेबर ज्यादा बढ़े और कैपिटल कम। बट जो आपको 12th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, इट इज की लेबर और कैपिटल इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। अनइक्वल में भी बढ़ सकते हैं, बट वो आपका पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है। तो लिखा है these inputs may be altered in fixed proportion or variable proportion. Capital increases by 30%, labor increases by 20%, हो सकता है। कैपिटल इंक्रीजेस बाय 10%, लेबर इंक्रीजेस बाय 40%, हो सकता है। बट योर सिलेबस सेज कि दोनों का इंक्रीज बराबर होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? सो दे मे बी इंक्रीज्ड इन फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोपोर्शन, बट हमारा असम्पशन क्या है? दे आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रोपोर्शन। और इस लॉ को आप क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सर ये स्केल वर्ड क्यों यूज किया गया है? स्केल बेच के पैसा कमाएंगे क्या? अरे नहीं भाई, मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए आप 10 यूनिट्स कैपिटल की इस्तेमाल कर रहे हो, 10 यूनिट्स लेबर की। अब आपने आउटपुट बढ़ाने के लिए कैपिटल को भी बढ़ा दिया, 10 से कर दिया 15, और लेबर को भी बढ़ा दिया, 10 से कर दिया 15। तो होल लेवल ऑफ इनपुट्स गो अप। दिस लेवल इज कॉल्ड एज स्केल बेसिकली। आई रिपीट, दिस लेवल इज कॉल्ड एज स्केल। बोलते हैं ना हमारा बिजनेस बड़े लार्ज स्केल पे चल रहा है। अच्छा कितना बड़ा स्केल है? पूरा इंसान नाप ले उससे। लार्ज स्केल मतलब इट्स अ बिग बिजनेस, इट्स अ बिग बिजनेस। तो यहाँ पे स्केल शब्द का मतलब है द लेवल ऑफ इनपुट्स वी आर यूजिंग फॉर आउटपुट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए, अब बात चली है तो दूर तक जाएगी। इनपुट में कितने प्रतिशत का एनहांसमेंट है चिल्ड्रन? 50%। तो यहां पे 3 बातें होंगी। आउटपुट हो सकता है 50% ही बढ़े, हो सकता है 50% से ज्यादा बढ़े, हो सकता है 50% से कम बढ़े। सो माइट बी पॉसिबल आपका कैपिटल और लेबर इनपुट 50% बढ़ गया, आउटपुट उसकी वजह से 75% बढ़ गया, या हो सकता है उतना ही बढ़ा, या हो सकता है आपका आउटपुट उससे कम बढ़ा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, this is called as constant returns, and this is called as this is called as diminishing returns. सर नेगेटिव नहीं होगा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नालायकियत करेगा, नेगेटिव रिटर्न देगा, लात मार के बाहर कर देंगे। कैसे सर? अरे भाई अभी बताया ना, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। वहां पे तो मजबूरी थी, अब मशीन है तो है, अब मशीन को हटा नहीं सकते। लॉजिक समझ में आ गया? मशीन का डेप्रिसिएशन तो आपकी लागत है ही है, मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस आपकी लागत है ही है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके घर में पहले जनरेटर था, बट भाड़ आवाज करता था, या कॉस्ट ऑफ रनिंग एक्सपेंसिव हो गई, तो लोगों ने अपने घर में जेनसेट यूज करने की बजाय इन्वर्टर यूज करने स्टार्ट कर दिए। बट घर में कबाड़ की तरह रखा हुआ है, तो क्या दे रहा है? वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न दे रहा है। समझ में आ गया? बट अगर आप उसको निकाल बाहर करें तो आपका लॉस तो कम से कम बच जाएगा। समझ में आ गया? अभी जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे
प्रॉपर्टी तो ऐसे बोल रहे हैं ऐसे 2-4 एकड़ की जमीन है, मतलब अपने क्लास के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग हो लाइट जाने पे, तो एक बड़ा इन्वर्टर ले लिया 3 kVA का, गॉट इट क्लियर, और 2 बैटरी लग गई, और पुराना इन्वर्टर दे दिया शॉपकीपर को, जिससे लिया कि रिपेयर कर देना। ही सेड कि सर इसमें 400-500 रुपए लगेगा रिपेयरिंग में, उसका स्विच खराब था, पैनल खराब था थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा ये सेल आउट कितने की, वो कह रहा है 1000 रुपए में सेल आउट हो जाएगा। तो मैंने कैलकुलेट किया, 1000 में बिक जाएगा और 500 वो भी बच जाएगा, तो 1500 रुपए का मॉनेटरी एडवांटेज है। आईसेट की नया कितने का आता है, कह रहा नया भी 4-5 हजार का आता है सिंगल बैटरी का। तो मैंने कहा पड़े पड़े तो खराब ही हो जाएगा, तो पड़े पड़े इट विल गिव मी नेगेटिव रिटर्न। समझ में आ गया, क्योंकि भाई यूज नहीं होगा तो मशीन आइटम है, एकदम से लगाएंगे कड़ 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 बोलेगा 4 साल के बाद वो, क्योंकि फंक्शनिंग नहीं है उसकी, फंक्शनिंग नहीं है। तो आई थॉट टू सेल इट ऑफ, बायबैक में सेल कर दिया उसको, तो मेरे नेगेटिव रिटर्न्स नहीं होंगे। तो लॉन्ग रन में इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, कांस्टेंट होगा, डिमिनिशिंग होगा, जो नेगेटिव देगा उसको निकाल बाहर करेंगे। समझ में आया। शॉर्ट रन में आप चेंज ही नहीं कर सकते कैपिटल, लेबर को चलिए आपने हटा दिया, बट वो जो मशीन है वो तो बंद पड़ी है, बट पड़ी आपके यहाँ है, जगह तो ऑक्यूपाई करेगी, उतनी जगह पे आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपने नहीं की। तो दैट कैपिटल, लेबर तो किक आउट कर दिया, लेबर वाज वेरिएबल इन शॉर्ट रन, बट कैपिटल वेरिएबल नहीं है, तो पड़ी हुई मशीन विल स्टार्ट गिविंग यू लॉसेस। तो शॉर्ट रन में नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं, लॉन्ग रन में होने देंगे नहीं आप इसको। समझ में आई बात की नहीं? शॉपिफाई कर लीजिए चिल्ड्रन, चैप्टर का लॉजिक तो खत्म हो गया। So let's understand the capacity and capability here. Same example नजर आ रहा है आपको? 11 यूनिट्स लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ गया, बट शॉर्ट रन में क्या होता था, सिर्फ लेबर बढ़ता था, कैपिटल यूज्ड टू रिमेन सेम। तो 10% इनपुट बढ़ गया, आउटपुट 40 से 48 हो गया, कितने परसेंट बढ़ा? 20%, 2% नहीं 20%, 48 यूनिट है, 8 यूनिट 40 का 20% होता है। देन चिल्ड्रन 20% आउटपुट बढ़ा, सॉरी इनपुट बढ़ा, और 20% ही आउटपुट बढ़ा। प्लीज डोंट से सर ये 20-20-40 होता है, अरे एक बार लेना है। ये तो वही बात हुआ, शर्ट मिल रही है 60% डिस्काउंट पे, पैंट मिल रही है 40% डिस्काउंट पे, मतलब पूरा सामान फ्री मिल रहा है, 100% डिस्काउंट, शर्ट पैंट दोनों खरीदना तो फ्री में दो हमको। ओके, समझ गए? चलिए, एंड एट लास्ट वी हैव इंक्रीज ऑफ 30%। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी आउटपुट बढ़ा, यहाँ पे भी आउटपुट बढ़ा, और यहाँ पे भी आउटपुट बढ़ा। एवरीवेयर चिल्ड्रन योर आउटपुट इंक्रीजेस बाय 20%, बट इन द फर्स्ट इंस्टेंस आपका इनपुट 10% बढ़ा, here it is 20% and here it is 30%। तो 10% इनपुट बढ़ा और 20% आउटपुट बढ़ा, चेंज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन इनपुट, तो क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। 20% आउटपुट बढ़ा, 20% इनपुट बढ़ा, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रिटर्न्स। आउटपुट बढ़ा आपका 20%, वेयर एज इनपुट बढ़ा था 30%, कॉल्ड एज व्हाट? डिमिनिशिंग। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो भी एफओपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेगेटिव रिटर्न्स देगा, हम उसे किक आउट कर देंगे, मशीन भी हटा देंगे और कैपिटल भी, सॉरी लेबर भी हटा देंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए लॉन्ग रन एनालिसिस को भी पुट डाउन कर लीजिए कॉपीज में। चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड दिस सिंपल लॉजिक कि इंक्रीज इन इनपुट 10%, आउटपुट 20%, इंक्रीज इन इनपुट इज 20, आउटपुट ऑल्सो 20, इनपुट में 30% इंक्रीज, आउटपुट में 20। तो जब बराबर इनपुट इंक्रीज और आउटपुट इंक्रीज होगा तो कांस्टेंट, इनपुट में ज्यादा चेंज आउटपुट में कम, डिमिनिशिंग, और इनपुट में कम और आउटपुट में ज्यादा चेंज, व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। समझ में आ गई बात? जितना पढ़ के गए थे उतना ही नंबर आया, पढ़ के कम गए थे नंबर ज्यादा आ गए, बगल वाले बढ़िया पढ़ के आया था, गॉट इट क्लियर, बट बगल वाले को नकल कराने के चक्कर में पेपर छूट गया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गए आपके। ओके, हाँ क्या बोल रहे हैं कार्तिकेय जी? क्या क्या क्या? हाँ बिल्कुल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं बट रिटर्न्स तो हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं बट रिटर्न्स तो वहां पे प्रोड्यूस कर रहा था, नेगेटिव में वहां नहीं प्रोड्यूस करता था, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग तीनों प्रोड्यूस करता था, यहाँ पे भी करेगा, यहाँ नेगेटिव रिटर्न्स होंगे ही नहीं। गॉट इट? तो कंपनीज जब प्रोडक्ट बनाती हैं भाई, उसकी लाइफ साइकिल है, ये स्टार्टिंग के 1 साल में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रगल सैक्रिफाइस कंपनी को ज्यादा है, नया प्रोडक्ट है, लोगों को पता नहीं अच्छा लगे, एक बार पब्लिक लाइकिंग, पब्लिक एक्सेप्टेंस आ गया, फिर ये दनादन बिकेगा। तो जैसे टोयोटा कंपनी का आप एग्जांपल ले लीजिए, टोयोटा जब इंडिया आया ईयर्स अगो, 2000 लगभग 1 में, तो उन्होंने गाड़ी लॉन्च की टोयोटा की क्वालिस, ईयर 2099-2000 में,
और 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक बहुत भयंकर बिकी वो, बहुत भयंकर। तो कंपनी ने गाड़ी धनाधन बेची। अब कंपनी को लग रहा है कि इसका मार्केट एक्सेप्टेंस कम हो गया है, बहुत पुराना मॉडल है, लोग एकदम ऊब गए इसको देख देख के, तो मॉडल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो उन्होंने लगभग 2000 शायद 10-11 में लाइकवाइज, या 8-9 में, या शायद 6-7 की बात रही होगी, कुछ ऐसा ही था, 2007-8 के आसपास, हाँ 6-7 के आसपास, उन्होंने क्वालिस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया और अब लॉन्च कर दी इनोवा। इनोवा भी खूब बिकी, तो क्वालिस 5-6 साल वो लोग बेचे। अब लग रहा है कि इसका मार्केट एक्सेप्टेंस भी कम हो गया, तो उन्होंने चेंज करके इनोवा का 2-3 साल पहले क्रिस्टा मॉडल लॉन्च कर दिया। गॉट इट क्लियर? तो व्हाट दिस कंपनी डज, एक गाड़ी 5-7 साल बेचते हैं, फिर जब पब्लिक पक जाती है, ऊब जाती है उस मॉडल से, तो चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स की उम्मीद होती है, दे चेंज इट, कि अगले में फिर इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा। और बड़ी कनिंग कंपनी है, कॉलेज गाड़ी बेचते थे 6-7 लाख रुपए की, उसको बंद करके 11 लाख रुपए की नोवा ले आए, 12 लाख की, उसको बंद करके 17-18 लाख की ये इनोवा क्रिस्टा ले आए। तो धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही है, नए प्रोडक्ट में प्राइस थोड़ा सा बढ़ा रही है। जैसे लोग नौकरी को स्विच करते हैं, भाई आप पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो गए, सुपर पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह हो गए, आपको 10 लाख रुपए की जॉब मिल गई, आपने 4-5 साल नौकरी की, 14 लाख पे स्विच ओवर कर दिया, फिर 4-5 साल नौकरी की, अब 25 लाख पे आप चले गए। और अगर आप स्विच ओवर नहीं करेंगे, उसी कंपनी में काम करते रहेंगे, तो कंपनी समझेगी आप गरजू टाइप के, और आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो 3-4 कंपनी चेंज करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। समझ में आया? तो एम्प्लॉय को जब लगता है कि भाई मेरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो चुका है, अब जब मेरी ग्रोथ और तरक्की नहीं है, तो चेंज करके मैं कहीं और शिफ्ट करता हूं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलिए, ये सब तो हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। शॉर्ट रन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। ये बात की स्टोरी है, जब कॉस्ट चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आएंगे इस पे। चलिए, so please put this definition of Cuttsian. Term returns to scale refers to change in output as all factors change by same proportion. लेबर 10% बढ़ेगा तो कैपिटल भी 10%। ये हमारे सिलेबस का assumption है। रियलिटी में जो थ्योरी है उसमें अनइवन प्रोपोर्शन में भी ये इंक्रीज हो सकते हैं, बट हम मानते हैं कि दोनों सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुए। सो इसको लिखिए, फिर इसके 3 स्टेजेस पढ़ेंगे, फिर इसके भी कॉजेज हैं, बट उन कॉजेज को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का एग्जांपल आपके सामने है। पहले 10 और 10 यूनिट्स का कैपिटल और लेबर था, 15-15 हो गया, इंक्रीज्ड बाय 50%, बट आउटपुट 100 की जगह कितना हो गया, 200, इंक्रीज्ड बाय 100%। तो इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर इन कंपैरिजन विद इंक्रीज इन इनपुट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स एक्सेस पे आप प्लॉट करेंगे इनपुट I1 एंड I2, और y एक्सेस पे प्लॉट करेंगे आउटपुट Q1 एंड Q2। तो इनपुट में गैप कम है, दैट इज लेसर इंक्रीज 50%, और y एक्सेस में आउटपुट में गैप ज्यादा है, दैट इज हायर इंक्रीज। तो इसका जो ग्राफ आगे भागा जा रहा था, इसको पकड़ लिया पीछे, तो इट इज अपवर्ड राइजिंग, एकदम सप्लाई की तरह हो रहा है, एकदम सप्लाई की तरह हो रहा है। मोर इलास्टिक सप्लाई बोलते थे हम इसको। प्राइस में चेंज आया 10%, सेलर 70% ज्यादा बेचने लग गया, तो सेलर की सप्लाई इलास्टिक होती थी, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, बट वो ढेर सारा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में खूब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, खूब ज्यादा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में 4% महंगी प्राइस पे बिकेगा, मैंने 70% आउटपुट बढ़ा दिया कि 4% प्राइस बढ़ने के बाद हम बहुत ज्यादा कमा लें। तो जिस चीज को सप्लाई में वी यूज्ड टू कॉल इट एज इलास्टिक सप्लाई, यहाँ पे हम उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। तो शॉपकीपर के लिए जो इलास्टिक सप्लाई है, फैक्ट्री वाले के लिए वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। डिट्टो एक ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, बी क्विक। अंडरस्टूड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। चलिए, अब आउटपुट में उतना ही चेंज आया जितना इनपुट में था। आउटपुट इंक्रीज बाय 50% और इनपुट भी कितना बढ़ा, 50%। तो दोनों का चेंज बराबर है, तो सो कॉल्ड ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बाइसेक्टर। इसको अब यूनिटरी इलास्टिक बोलते थे। तो जो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में था, प्रोडक्शन फंक्शन में उसी चीज को कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोल दिया जाता है। हम जितना आउटपुट बढ़ाते हैं, गलत, जितना इनपुट बढ़ाते हैं उतना आउटपुट बढ़ता है, या जितना आउटपुट हम बढ़ाने की सोच रहे हैं, हमको उतना ही इनपुट लगाना पड़ेगा मार्केट में। कहने का मतलब लेबर और कैपिटल की एफिशिएंसी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जितना आप इनपुट बढ़ाएंगे उतना ही आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। तो कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पे नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग? तो आप यूनिट तो ज्यादा बेचते जा रहे हैं, पर यूनिट योर प्रॉफिट रिमेन्स सेम। तो ये मार्केट की स्टैग्नेंसी की पोजीशन भी हो सकती है। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको भी फास्ट।
चलिए, थर्ड एंड द लास्ट वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स. इनपुट इंक्रीजेस बाय 50%, बट आउटपुट में कितना चेंज आपको नजर आ रहा है? जस्ट 20%. तो मेहनत तो बहुत की, इनपुट तो बढ़ाया, बट आउटपुट उतना नहीं बढ़ पाया. मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, लेबर कामचोर हो चुका है. समझ में आया? पक्का? और ये चीज अप्लाई करती है कभी आपके घर में या मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो. कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो दिन भर में मेसन वर्कर्स या वो जो मिस्त्री होते हैं ऑल दैट 10 फीट बाय 10 फीट की 2 वॉल्स प्लास्टर कर लेंगे, ईटा लगा के जुड़ाई भी कर देंगे. और कुछ होते हैं सो कॉल्ड वो एक ही वॉल कर पाए, कुछ होते हैं वो 1.5 वॉल कर पाए. समझ में आ गया? तो कुछ की प्रोडक्टिविटी ज्यादा, कुछ की कम, कुछ की और कम या बहुत ज्यादा. तो आपको लग रहा है कि कम से कम 2 मेसन वर्कर्स और एक मिस्त्री कम से कम 100 स्क्वायर फीट की वॉल बना के प्लास्टर कर देंगे दिन भर में, और इतना ही उन्होंने किया. कांस्टेंट रिटर्न्स. इससे ज्यादा कर दिया तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और इससे कम किया तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स. नहीं समझे बात को? पक्का? अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. जितना खाना ऑर्डर किया था रेस्टोरेंट में, जितना आया उतना पूरा ठकोस गए, कांस्टेंट रिटर्न्स. कम खा पाए, ज्यादा नहीं खा पाए, बच गया खाना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गया. बगल वाले की प्लेट से भी 2 कचौड़ी पार कर ली है, इट इज व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न. समझ में आया? शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए, पापा ने 2100 रुपए का लिफाफा दिया शगुन में, आपने चिल्ला, फ्रूट रहता, फ्रूट्स, मैंगो, महंगे वाले ड्रैगन फ्रूट, ये सब आप खा के आए हैं, तो क्या हुआ है? इंक्रीजिंग रिटर्न. बट अगर 50-100 पानी पूरी खा गई, पेट भर गया, डिमिनिशिंग रिटर्न. दलिद्दर एकदम, डी से दलिद्दर, डी से डिमिनिशिंग रिटर्न. जितना सोचे थे खाने पीने को उतना ही खा. 6 तो 10 तो पान खा जाते हैं कुछ लोग. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न. बात समझ में आई? आप मुंबई घूमने गए, आपका सपना था शाहरुख खान जी से और अमिताभ बच्चन जी से मिलने का, और आप मिल लिए. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न्स. आपको इनके घर में खाना खाने का भी मौका मिल गया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स. शाहरुख खान का डुप्लीकेट भी आपसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स. समझे कि नहीं समझे? तो जो लोग क्लास में आ रहे हैं बट होमवर्क नहीं कर रहे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स. जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं, एवरेज 70-75 नंबर ले आ रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न. जितना पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, तो इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स. समझे कि नहीं समझे? जिस तरह की सुशील बहू के बारे में माता जी ने सोच रखी थी बेटे के लिए, वैसी बहू मिल गई, कांस्टेंट रिटर्न. दरिद्र बहू मिल गई, कुछ दही नहीं लाई, उसके पिताजी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमिनिशिंग रिटर्न्स. समझ में गया? और बहू बहुत सुशील टाइप की है, अगल बगल घर के भी सामान चोरी करके पार करके ला रही है. समझ में आया? दाऊद इब्राहिम की बहू है मान लीजिए, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ओके, चलिए लिख लीजिए पटाख से इसको भी आप. तो चिल्ड्रन, लाइक वी स्टडीड द कॉजेस फॉर इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव. यहाँ पे भी आपको कॉजेस पढ़ाए जाएंगे, बट दोज कॉजेस आर कॉल्ड एज इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमी. एनीथिंग विच रिड्यूसेस योर कॉस्ट and increases your output is known as economy in production. सर कैसे? मान लीजिए कि आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं और आप 4 तरह की मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. कोविड आया, आपको 2 तरह की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस गवर्नमेंट ने और दे दिया, तो सेम फैक्ट्री में 4 की जगह आप कितनी मेडिसिन बनेंगी? 6 बनेंगी. सेम शॉपकीपर्स आपकी वो मेडिसिन भी बेचेंगे, मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो गई, तो इन दैट केस इकोनॉमिक एक्टिविटी अपलिफ्ट हो गई है. तो आपकी फैक्ट्री में इनपुट आपको उतना नहीं करना पड़ा, बट आउटपुट ज्यादा हो गया. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया. बातें समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो पहले बाबा रामदेव जी ने खूब आंख मार मार के लोगों को योगा सिखाया, योगा ब्रांड आइडेंटिटी बन गया. कुछ लोगों ने योगा को सीरियसली किया, और उसके बाद पता लग गया कि भाई इसके सुप्रीम एडवांटेजेस हैं. अब क्या किया जाए कि भाई योगा और प्रोपेल किया जाए. तो हिंदुस्तान में कुछ भी करवाना होता है ना, पहले स्कूल में थोप दिया जाता है उसको, क्योंकि वहां पे ढेर सारे बेवकूफ किसी भी काम के लिए मिल जाते हैं. 2 तरह के होते हैं, एक 18 साल से नीचे और एक 18 साल से ऊपर. व्हाट इट क्लियर? कुछ कराना है, कुछ कराना है, स्कूल पे थोप दो, सब हो जाएगा काम. स्कूल से सीधे घर पे भी चला जाएगा. और एक दिन योगा करके कुछ लोग तो इसलिए योगा डे पे योगा करते, फोटो खींचा स्टेटस पे लगाने को. 364 दिन उनको योगा की स्पेलिंग भी नहीं आती, वो बोलते हैं योगा हमसे ना होगा, और इस दिन तो होगा योगा की फोटो लगानी है. समझ में आया कि नहीं आया? बाहर पड़ेगी सर मार्केट में, तो सर उसको जो प्रोडक्ट कराने के लिए वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा लेबर. हाँ, बढ़ाना पड़ेगा. तो जितना हमारा लेबर बढ़ रहा है, अगर आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ गया तो इट इज इकोनॉमीज, इट इज इकोनॉमीज. और अगर कम बढ़ा तो डिसइकोनॉमी. समझ में आ गया? पक्का? तो एनीथिंग दैट लोअर्स योर कॉस्ट एंड इंक्रीजेस योर प्रॉफिट, लाइक एआई मॉडल आ गया. अभी मैं देख रहा था
एक नया एआई लॉन्च किया गया है, इससे न्यूज रिपोर्टर्स का धंधा खतरे में आ गया है, और उसका नाम क्या रखा गया पता? एआई कॉर। क्या नाम रखा गया है? एआई कॉर। कॉर जनरली सरनेम यूज होता है सिख गर्ल्स के लिए, और सिंह यूज होता है सिख बॉयज के लिए। लॉजिक समझ में आ गया? तो एआई कॉर है वो। बट इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो रिपब्लिक टीवी में देखा होगा आपने, वो छाता गिरा जा रहा है न्यूज रूम के अंदर, जहां पंखा भी नहीं चलता है, सेंट्रली एयर कंडीशन न्यूज रूम्स होते हैं, वो छाता है, नौटंकी चल रही पूरी। तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ न्यूज नहीं होती है, नौटंकी होती है। बट फॉरेन कंट्रीज में जहाँ सीरियस न्यूज होती है, तो वहां पे न्यूज का काम कौन करेगा? एआई कॉर कर देगी पूरा काम, पैसे भी नहीं खर्च होंगे। तो अल्टीमेटली मीडिया इंडस्ट्री की कॉस्ट कम होगी कि बढ़ जाएगी? कम। और अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया कोई फर्क ही नहीं आया, नौटंकी करनी है, एआई नौटंकी थोड़ा कर पाएगा। सर यहाँ पे नौटंकी वाला एआई डेवलप कर लेंगे, फिर यहाँ उनकी नौकरी चली जाएगी। बट एआई कॉर छाता लेके गिर तो नहीं पाएगी ना, क्योंकि एआई तो भाई एक सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर है, फोटो है, रियल में तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही। सर फिर हो सकता है वैसा कार्टून बना दिया जाए, ये भी हो सकता है। खैर, तो उन सब बकवास पे हम नहीं जाएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लागत को कम करे, प्रॉफिट को बढ़ा दे, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। समझ में आ गया? तो स्पेशलाइजेशन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, कैपिटल इनडिविजिबल था वो डिविजिबल हो गया। समझ में आ रही है बातें? तो जो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी लॉकडाउन के केस में, इवन मारुति का प्लांट, तो उन्होंने वेंटिलेटर बनाने स्टार्ट कर दिए। अगर ना करते तो डिसइकोनॉमी होती, उनका डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो जाता। बट उन्होंने प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट कर दी अपनी, तो इकोनॉमीज बरकरार थी। समझे बात को? समझ में आ गई बात? कंफर्म? तो इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज के ऊपर कंटेंट आप लिख लीजिए। तो एनीथिंग दैट लोअर्स योर कॉस्ट एंड इंक्रीजेस योर रिटर्न्स इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एनीथिंग दैट इंक्रीजेस योर कॉस्ट एंड लोअर्स योर रिटर्न्स इज नोन एज व्हाट? डिस इकोनॉमी। पहले बिजनेसमैन क्या करते थे? दिल्ली मुंबई जाते थे, छोटे शहर से बड़े शहर, कि भाई रॉ मटेरियल लेके आना है, फिनिश गुड लेके आना है। बट उनको एक ऐप मिल गया, indiamart.com, तो वहां बैठे बैठे आप प्राइसेस देख सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके आने जाने की कॉस्ट बच गई। तो इससे इकोनॉमी हुई कि डिस इकोनॉमी हुई? इससे इकोनॉमी हो गई। समझ में आया? रशिया के ऊपर बैन लगा दिया अमेरिका ने, वीजा और मास्टर कार्ड की सर्विस आप इनको अलाउ नहीं करेंगे। तो उनको फाइनेंशियल पेमेंट सेटलमेंट की इकोनॉमी हुई कि डिस इकोनॉमी? डिस इकोनॉमी। और मोदी जी ने एनपीसीआई अपना डेवलप करवा लिया, रुपे कार्ड, कि भाई तुम लोग भाग भी जाओ वीजा और मास्टर कार्ड, हमारे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप एक हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल वाले का खाना किसी मेस से आता है, मेस वाला नौटंकी करने लग गया है, तो हॉस्टल में खाने की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हॉस्टल वाले को क्या करना चाहिए? खुद का मैस होना चाहिए उनका। तो क्या होगा? इकोनॉमी, डिस इकोनॉमी? इकोनॉमी हो जाएगी। बट हो सकता है स्टार्टिंग में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है और बाद में लेवरेज हो जाए, कम हो जाए, बैलेंस हो जाए। लेवरेज का मतलब बैलेंस, जो लीवर नहीं होता, तो वैसे ही है। तो दैट विल ब्रिंग इकोनॉमी बेसिकली। हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना क्या होगा? इकोनॉमी, डिस इकोनॉमी? इकोनॉमी। और हेलमेट उतार के गाड़ी चलाना, नहीं सर हमने गले में लॉकेट टंगा है सर, हनुमान जी का, हमें कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो हनुमान जी डायरेक्ट मुलाकात हो जाए। समझ में आया कि नहीं? एक बार जैसे डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारा आखिरी वक्त चल रहा है, भगवान को याद कर लो। कह रहा आप क्या याद करना, थोड़ी देर मुलाकात हो ही जाएगी। वो इकोनॉमी की बात कर रहा था, डॉक्टर भी इकोनॉमी की बात कर रहा था। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट। दो बातें सबको क्लियर हो गई? इंक्रीजिंग रिटर्न्स का कॉज क्या है? इकोनॉमीज। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कॉज क्या है? डिस इकोनॉमी। किसी दिन घर में खाना बना रहता है, बट दलिद्र बच्चे पार्टी में जाके खा लेते हैं। क्या हो गया घर के खाने का? डिस इकोनॉमी। पार्टी में क्यों गए थे? ताकि पर्सनल इकोनॉमी हो जाए, फ्री खाना था वहां पे। समझे कि नहीं? जान पूछ के दोस्त के घर चले गए 8:30 बजे, उसकी मम्मी खाना खिला तो भेजेगी ही भेजेगी। कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमी। और फिर घर आके खाएंगे, खाना नहीं, मम्मी की डांट, डिस इकोनॉमी। फाइन। तो कॉजेस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हो जाएगा इस चैप्टर का राम राम सत्य।